प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक नए विषय के साथ ये वीडियो व्याख्यान प्रारंभ करता हूँ। ज्योतिष में अनेकानेक योग वर्णित है, जिसमें 300 प्रमुख योग माने जाते हैं। उन योगों में राजयोग, धन योग, दरिद्र योग, ज्ञान योग, विद्या योग, ऐसे अनेकानेक योग हैं। आज का ये वीडियो व्याख्यान मैं एक विचित्र योग के संदर्भ में आपको बतलाते हुए प्रारंभ करता हूं। यह योग अधियोग कहा जाता है, और ये अधियोग दो विद्वानों ने, बल्कि विद्वान ना कहें, एक तो ऋषि थे महर्षि पराशर, और दूसरे पृथ्वीवशा, जो एक बहुत भारी ज्योतिष के विद्वान थे, उन्होंने बतलाया है। तो महर्षि पराशर ने तो अधियोग के संदर्भ में बहुत संक्षिप्त बतलाया है, वहीं पृथ्वीवशा ने इसको कुछ विस्तार दे दिया है। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं अधियोग से। वस्तुतः अधियोग शब्द जो है वो चंद्रमा से बनने वाले योग के लिए आया है, लेकिन ये कुछ भ्रामक हो गया है। वो कैसे भ्रामक हुआ आपको आगे पता चल जाएगा। इसलिए मैंने अधियोग में दो तरह के, क्या कहूँ तो तीन तरह के मैंने इसके विभाग कर दिए हैं, जो मेरी ज्योतिष की समझ के अनुसार है। पहला योग तो है चंद्रादि योग, ये चंद्रमा से बनता है। दूसरा लग्नादि योग, ये लग्न से बनता है। और तीसरा है भावादि योग, ये किसी भी भाव से बन सकता है। क्योंकि ये योग बहुत शक्तिशाली होता है, तो इसकी नैसर्गिक दृष्टिकोण से इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, एक शुभादि योग और एक पापादि योग। जो योग अधियोग शुभ ग्रहों से बनता है, वस्तुतः शुभ ग्रह है क्या? बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, ये चार शुभ ग्रह है, वो शुभादि योग है। जो इन शुभ, और जो पाप ग्रहों से बनता है, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, ये पाप ग्रह है, तो इनसे जो बनता है वो पापादि योग है। तो शुभादि योग जो है वो सफलता देने वाला है, संक्षेप में समझ लीजिए। और पापादि योग परिश्रम करा के भी सफलता ना देने वाला है, ये आप संक्षेप में समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़े राज्यों कहे गए हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा से यदि 6, 7, 8 शुभ ग्रह हैं, यानी बुध, बृहस्पति और शुक्र, तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है विद्यार्थियों की, 6, 7, 8 अलग भाग में लगातार होने चाहिए शुभ ग्रह। ये ना हो कि बुध बृहस्पति एक भाव में हो, एक में शुक्र हो, तुमने शुभ इसे चंद्रादि योग कह दिया, ये गलत है। बहुत से विद्वान इसको भी मान लेते हैं चंद्रादि योग, पर ये नहीं है। चंद्रादि योग जो बनता है जब बुध, बृहस्पति और शुक्र, इनमें से कोई भी ग्रह से प्रारंभ करके चंद्रमा से 6, 7, 8 भाव में, तो ये योग भगवान पराशर ने भी दिया है और ये योग पृथ्वीशा ने भी दिया है। तो उसके जो परिणाम है वो पहले तो मैं महर्षि पराशर के बताता हूँ, क्योंकि उनसे बड़ा ज्योतिष में कोई भी नहीं है। उनके अनुसार यदि योग करता ग्रह यानी बुध, बृहस्पति और शुक्र बलीय है, तो ये राजा, मतलब राजा बनाता, राज्य योग देता। मध्यम बली है तो मंत्री योग,
और हीन बली है तो सेनापति योग बनाता है। पृथ्वी के अनुसार भी यही है, लगभग यही है, उसने कुछ इसमें भेद नहीं किया है। तो ये योग होता है चंद्रादि योग। वैसे तो अधियोगी बोला गया है इसको, लेकिन आप समझ जाएंगे आगे चल के मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैंने लग्न इसे चंद्रादि योग क्यों बोल दिया। अब इसके बाद आता लग्नादि योग। ये थोड़ा भिन्न है, इसके परिणाम भी भिन्न है, पराशर में के दिए हुए परिणामों से और पृथ्वी यशा के द्वारा वर्णित परिणामों में भिन्नता है, ऐसा जानो। ये योग की जो संरचना है वो भी दोनों की फर्क है। पहले तो आप जानिए महर्षि पराशर क्या कहते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं यदि चंद्रमा से सातवें एवं आठवें शुभ ग्रह है और चौथे भाव में पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, तो ये लग्नादि योग है। उनके अनुसार जो लग्नादि योग में होता है, जातक उत्पन्न होता है, वो यश यशवान, कीर्तिमान, धनवान, विद्यावान, ज्ञानवान, यानी उसके पास आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही जगतों में जो है उसके पास वो होता है, उसका आधिपत्य होता है। ये महर्षि पराशर ने कहा। उनका जो एक मकसद है वो ये है, कहने का उनका जो मंतव्य है वो ये है कि ऐसा भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में सफल होता है व्यक्ति। अच्छा, जो वरहा ने कहा, माफ करें, जो पृथ्वी यशा ने कहा है वो ये है कि यदि लग्न से 6, 7, 8 भाव में शुभ ग्रह हो और चौथा भाव में कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, तो ये लग्नादि योग है। तो ऐसा व्यक्ति को उसने भी कहा है कि ज्ञानवान होता है, उसने ये भी कहा है कि ऐसा व्यक्ति सेनापति होता है, धनवान होता है, और उसने एक और बोल के ऐसा व्यक्ति अनेक विवाह करता है। आज के समय में हिंदू सनातनियों में एक ही विवाह होता है, और जो कि न्याय सम्मत भी है। हमारा संविधान भी एक विवाह को हिंदुओं के लिए कहता है। लेकिन ये तब के लिखे हुए हैं जब सनातनी हिंदुओं में भी बहु विवाह प्रथा थी। ये तब के योग लिखे हुए हैं। तो और हाँ, ये दोनों तरह के योग में जो पृथ्वी यशा ने कहे हैं, कौन कौन से मैंने बताया आपको, चंद्रादि योग और लग्नादि योग। जो पृथ्वी यशा ने वर्णित किए हैं उसने कहा कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु समाप्त हो जाते हैं, वो शत्रु जेता होता है। उसका कहने का जो तात्पर्य है कि वो शत्रु जेता होता है। तो ये राजयोग भी कहे गए और राज्य योग भी, क्योंकि इनमें भी राजनीतिक सत्ता मिलती देखी गई है। सर्वप्रथम जो मैं जन्म पत्र जिसकी मैं विवेचना करने जा रहा हूं आपको समझाने के लिए, वो मैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के जन्म पत्र से शुरू करता हूँ। पहले तो मैंने सोचा था मैं शिवाजी के जन्म पत्र से शुरू करूंगा, लेकिन अब मैंने थोड़ा विचार बदल लिया है। मैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के जन्म पत्र से शुरू करूंगा, जो भारतवर्ष के HRDA मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जरा ध्यान से देखिए। तो ये देखो कि ये अधियोग है, इसमें मैंने जो कंटेंट्स दिए हैं वो है व्हाट इज अधियोग, जो मैंने वर्णित कर दिया है। टाइप्स ऑफ अधियोग ये भी मैंने बता दिया है। चंद्राधियोग मैंने बता दिया है। शुभादि योग ये भी बता दिया, पापादि योग बता दिया है। अब ये लग्नादि योग पराशर का मैं बताने जा रहा हूँ। पराशर, भगवान पराशर क्या कहते हैं इस लग्नादि योग के बारे में, वो बताने जा रहा हूँ। ये वैदिक हॉरोस्कोप है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का। तो आप इसमें देखेंगे कि इनकी कुंभ लग्न है, और वो भी बता दूंगा आपको वर्गोत्तम है, नवमांश वर्गोत्तम है।
यहाँ यदि देखेंगे चंद्रमा जो एक शुभ ग्रह है वो 7वें घर में है, और गुरु जो दूसरा शुभ ग्रह है वो 8वें घर में। और देखो तो चौथे भाव में कोई ग्रह मतलब अशुभ ग्रह नहीं है। तो डॉक्टर जोशी के की कुंडली में ये योग पड़ा हुआ है, कौन सा, जो पराशर ने लग्नादि योग कहा है वो विद्यमान है। अब इसका परिणाम या तो गुरु की दशा में मिलेगा या चंद्रमा की, और में भी मिल सकता है, लेकिन ये क्योंकि एक सिंपल यानी एक आसान पत्रिका है समझाने के लिए, तो मैंने इसको आपके सामने रखा है। तो आप देखेंगे कि गुरु की जो विंशोत्ती दशा है वो 6 अगस्त 97 से 6 अगस्त 2013 तक चली। गुरु देखो तो आप कौन सा योग बना रहा है, ये बना रहा है लग्नादि योग, और चंद्रमा भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा राजयोग और बढ़ गए कि गुरु चंद्रमा से द्वितीय है, तो ये सुल्फा योग भी बना रहा है, ये भी अपने में राजयोग है। तो जब गुरु की दशा शुरू हुई 6 अगस्त 97 से, तो ये ये उनके लिए जो है अधियोग कारक, लग्नादि योग कारक, राज्य योग कारक दशा रही, क्योंकि 19 मार्च 1998 को वो HRDA मिनिस्टर बने और 22 मई 2004 तक रहे। तो ये एक तरह से राजयोग था, लग्नादि योग राजयोग था, और उसका भी परिणाम इन्हें मिले। ये बहुत बड़े विद्वान है, वैज्ञानिक है, बहुत छोटी उम्र में वैज्ञानिक बन गए थे, समझे। इन्होंने BSc किया, फिर MSc किया, फिर PhD किया विज्ञान से। तो ये कुछ कहने की जरूरत नहीं, इनके ज्ञान के बारे में कोई था नहीं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो ये तो हुआ लग्नादि योग का उदाहरण जो भगवान पराशर के अनुसार है। अब इसमें देखो तो जन्म पत्रिका बहुत शक्तिशाली है। इस वीडियो लेक्चर का जो विषय है वो जन्म पत्र की विवेचना नहीं है, वो अधियोग की विवेचना है। तो अब मैं उन्हें आपके पास आता हूं। अब आता है जिसे चंद्रादि योग मैंने कहा। अब चंद्रादि योग का जो मैं उदाहरण देने जा रहा हूं वो एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है, ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जिसने मुगल समय में मुगलों से राज्य छीन लिया था, अपना राज्य बना लिया था। वीर शिवाजी बहुत बड़े सनातनी हिंदू योद्धा रहे हैं, बहुत बड़े सनातनी योद्धा रहे हैं। सनातनी सिंह कहा जाता है उनको, छत्रपति कहा जाता है उनको। और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उनकी जन्म पत्रिका की विवेचना कर रहा हूं। तो आइए मैं उनकी जन्म कुंडली पे आपको लिए चलता हूं। ये शिवाजी की जन्म कुंडली है, आप देख रहे हैं। तो यहां लिखा देखो तो हॉरोस्कोप ऑफ शिवाजी द ग्रेट। इनके जो डिटेल्स हैं, बर्थ डिटेल्स हैं शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के, उनकी जो जन्म तिथि है 19 फरवरी 1630 बताई जाती है जूलियन कैलेंडर के अनुसार। और ये शाम के 6:26 यानी 18:26 स्थानीय समय पे पैदा हुए थे। अब यदि मैं इसके आधुनिक में करूं, जॉर्जियन कैलेंडर में करूं, तो ये 1 मार्च 1630 बैठती है इनकी जन्म तिथि जो आधुनिक कैलेंडर के अनुसार। और ये ठीक शाम के 7 बजे यानी 19:00 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे पैदा हुआ था। उस समय वैसा IST था नहीं, उस समय तो LMT भी नहीं था, घटिपल होता था, लेकिन ये हमने कर दिया है समझाने के लिए। तो आप इसमें देखेंगे यदि चंद्रमा कन्या राशि में, तो चंद्रमा से 6, 7, 8
1 2 3 4 5 6 छठे गुरु है, 7वें बुध है और 8वें शुक्र। तो चंद्रमा से 6 7 8 शुभ ग्रह, बहुत ही उत्तम कॉम्बिनेशन है। ये चंद्रादि योग है। देखिए, तो ये चंद्रादि योग है। अब इसमें चंद्रमा इनका विशेष बलि हो जाता है, क्योंकि ये अर्धयाम के साथ है। अर्धयाम बहुत शुभ उपग्रह होता है। अच्छा, राहु इनके 10वें घर में है। यदि आप देखें तो राहु इनका 10वें घर में उच्च का है। मैं आगे चलता हूं। ये छत्रपति शिवाजी का चलित चक्र कुछ इस प्रकार बैठता है। इसमें देखें तो जितको कुछ ग्रह है, 4 के करीब ग्रह हैं जो पिछले भाव में चले गए हैं। जैसे शुक्र जो है वो 9वें घर से निकल कर 8वें भाव में आ गया है। बुध जो है 8वें घर से निकल के 7वें भाव में आ गया है और सूर्य से मिल गया है जो लग्नेश है। और गुरु जो है वो 7वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में आ गया। 7वें घर से निकल के 6ठे भाव में आ गया है और उपकेतु से युत हो गया। उपकेतु हर चीज में तीव्रता दे देता है, ये भी केतु की तरह का है। तो शुभ योग बनता तो शुभ, अशुभ बनता तो अशुभ कर देता। यमकंटक जो बहुत ही शुभ उपग्रह है वो तीसरे घर से निकल के दूसरे भाव में पहुंचे, चंद्रमा से मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रमा का कितना बल हो गया है। विलक्षण बुद्धि, विलक्षण बुद्धि। हाँ, यहाँ देखिए राज्य संयम जो कि पहले 7वें घर में था, अब वो भी गुरु से के साथ 6ठे घर में आ गया। अब यहां से विवेचना होती। अब देखोगे कि 4थे घर में केतु है। केतु को योगों में जब तक वर्णन ना हो तो उसे ग्रह नहीं माना जाता, छाया ग्रह है। तो जब तक विशेष रूप से वर्णन ना हो कि राहु या केतु से कोई योग बन रहा है, तब तक इनको ग्रहों की श्रेणी में योगों में नहीं रखा जाता। ये जनरल वो है, ये सामान्य नियम है। अब ये देखिए, लग्न से 6ठे गुरु हो गए चलित चक्र में, 7वें बुध हो गए हैं और 8वें शुक्र हो गए। अब सूर्य और बुध ने मिलकर बुद्धादित्य योग बना दिया। तो यहाँ देखें कि कोई ग्रह यदि सूर्य के सानिध्य से अस्त होता है तो जरूर ये आवश्यक नहीं है कि वो बलहीन हो गया हो, तो बहुत बड़े राजयोग में भी राज्य योग में भी परिवर्तित हो सकता है। अब ये स्थिति आ गई। तो गुरु क्या है, इसने लग्नादि योग बना दिया है। कौन सा? जो पृथ्वी यशा ने वर्णित किया थोड़ा साल में, वो लग्नादि योग बना दिया है। तो यदि आप देखें तो शिवाजी के कम से कम 5 विवाह कहे जाते हैं कि शिवाजी ने 5 विवाह किए थे। तो वो बात आ जाती है। शिवाजी शत्रुओं पे भारी रहे, वो बात आ जाती है। उन्होंने मुगलों की शक्ति को अपनी तलवार से तोला था, गाना भी है। मुगलों को इस ताकत को जिसने तलवारों से तोला था। तो ये प्रचंड योग है सफलता देने का। ये राज्य योग, ये राज्य योग। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये राजयोग, अब ये देखो कि गुरु की जो महादशा है उन पे 5 अक्टूबर 1652 से चली और ये 5 अक्टूबर 1668 तक रही। यहाँ ये बता दूं, ये जो गुरु की जो महादशा है ये जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, ये मैंने सब जूलियन कैलेंडर के हिसाब से लिए दशाएं, ये मैंने आधुनिक कैलेंडर के हिसाब से नहीं लिए। तो गुरु की दशा में ही उन्होंने, वैसे तो राहु की दशा में योग, क्योंकि राहु उच्च का 10वें घर में कर्म भाव में बैठा है और ये नवम दृष्टि से गुरु को देख रहा है जो एक राज्य योग कारक ग्रह है। तो राजयोग तो मैंने पहला तो छोटी 16 मैंने जहां तक जानता हूँ 15-16 साल की उम्र में तोरण का किला जीत लिया था। बच्चों में जब ये बाल अवस्था में था, 15-16 साल की अवस्था थी, तो तोरण का किला जीत लिया था उन्होंने। तो राजयोग तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। राज्य योग तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। गुरु की दशा में इन्होंने बहुत किले जीते। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं राजा बनने की, तो राजा बनने भी गुरु की दशा में बने, लेकिन वो अष्टोत्तरी दशा थी। तो सिर्फ विंशोत्तरी के साथ परिणाम कहने में बहुत दिक्कत आती है। कह तो देते हैं सब, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है।
लेकिन यदि अन्य दशाओं का सहारा भी ले लिया जाए तो परिणामों में बारीकी यानी सूक्ष्मता भी आ जाती है और सत्यता भी आ जाती है। इनकी जो गुरु की अष्टोत्तरी दशा वो 1 सितंबर 1672 से शुरू हुई थी और 20 अप्रैल 1675 तक रही। गुरु इनका छठे घर में, छठे भाव, चंद्रमा से अधियोग बना रहा है, चंद्राधियोग, और लग्न से लग्नाधियोग बना रहा है। तो ये गुरु की विशेष, और राज्य से इनके साथ है। तो इसी दशा में इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, कोरोनेशन 2 बार राज्याभिषेक। पहली बार जो हुआ उसको किसी उस समय के तांत्रिक ने मना कर दिया कि ये शुभ योग नहीं है, फिर दूसरा योग सेलेक्ट किया। तो दूसरी बार भी राजयोग उनका मतलब जो राज्याभिषेक हुआ, कोरोनेशन हुआ। तो पहला जो राजयोग है वो उनका 6 जून 1674 को गुरु की अष्टोत्तरी दशा में, और दूसरा राजयोग उनका 24 सितंबर 1674 में, कुछ दिनों बाद, कुछ एक आध 2 महीने बाद हुआ है। तो उस समय गुरु की दशा में चंद्रमा का अंतर, अष्टोत्तरी दशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा था। आप ये देखो 1 सितंबर 1972 से और 20 अप्रैल 1975 तक गुरु की दशा में चंद्रमा का अंतर चला। इसने राजयोग दिया, ये राजा बन गए थे, महाराज छत्रपति शिवाजी। तो ये है पृथ्वी यशा के द्वारा वर्णित लग्नादि योग का परिणाम। इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा ऐसा नहीं आया है, ज्ञानवान होगा, धर्मवान होगा, ये परिणाम पृथ्वी यशा ने लग्नादि योग के लिखे हैं। और ज्ञान, हाँ, शिवाजी के पास ज्ञान था जो उन्होंने अपनी आयु, अपनी अपनी जीवन से में प्राप्त, जीवनी से, अपनी अपने जो कहते हैं ना लाइफ लेसन से, लाइफ से सीखा था, अपने जो जीवन से सीखा था। वो ज्ञान था, भरा हुआ था उनके अंदर। अब यदि आप गुरु को देखते हैं तो छठे घर में, चंद्रमा से भी छठे घर में, अष्टम भाव का स्वामी, चंद्रमा से बाधक है, 7वें भाव का स्वामी हो जाता है, लगन से 8वें भाव का स्वामी हो जाता है। तो ये जो गुरु की अष्टोत्तरी दशा है, इसमें ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी, शिवाजी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 3 अप्रैल 1680। वो गुरु की अष्टोत्तरी दशा में ही हो गई थी। उस समय गुरु की दशा में, अष्टोत्तरी दशा में शनि का अंतर चल रहा था, और शनि यदि देखो तो लगन से षष्ठेश और सप्तमेश है, और चंद्र लगन कन्या से ये षष्ठेश। इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बारे में मैंने जहां तक नेट पर देखा है, बहुत लोगों के अलग अलग विचार, अलग अलग विचार। यहाँ मैं उस चीज का वर्णन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अधियोग में एक मैंने ये वीडियो व्याख्यान तैयार किया है, तो मैं नहीं इस पर ज्यादा जोर दूंगा। तो अब इसमें देखिए, देखो तो इसमें जो राजयोग है वो लग्नादि योग और अधियोग दोनों है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि ये पोस्ट अब तक आपके लिए, ये जो वीडियो व्याख्यान है आपके लिए, अब तक आपके लिए उपयोगी रहा है। अब मैं आगे चलता। विद्यार्थियों, पृथ्वी यशा यही नहीं रुके। पृथ्वी यशा ने यह भी कहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि यदि चंद्रमा से 6, 7, 8 पाप ग्रह हैं तो वो पापादि योग होता है। मैंने पहले भी कह चुका हूं। अब इसको यदि हम लग्नादि योग पर भी घटित करते हैं कि यदि लग्न से 6, 7, 8 हैं पाप ग्रह, तो वो भी पाप लग्नादि योग होगा। तो हमें महत्वपूर्ण योग एक और मिल जाता है। यहां एक बात ध्यान देने की है, कुछ आधुनिक विद्वान भी इस बात से सहमत होते प्रतीत होते हैं। वो एक विचित्र सा और नियम बनाते हैं जिसको शब्द मैंने दिया है, भावादि योग। तो क्यों किया आपको पता चल जाए। जैसे लग्न से 6, 7, 8 पाप ग्रह होने से
पाप लग्नादि योग बनता है। वैसे किसी भाव से भी 6, 7, 8 पाप ग्रह होंगे तो वो पापादि पाप भावादि योग बन जाए, और शुभ होंगे तो शुभ भावादि योग बन जाए। तो ये मैंने देखा है, मेरे अनुसंधान में आया कि ये भी वर्ण प्रबल परिणाम देता है। अब शो अब शुभ पाप शुभ भावादि योग को लेते हैं। शुभ भावादि योग में किसी भाव से यदि 6, 7, 8 शुभ ग्रह होंगे तो क्या होगा? जब 6ठा शुभ ग्रह होगा तो वो 12वें घर को देखेगा, तो उसका अनावश्यक व्यय रोक देगा। 7वां शुभ ग्रह होगा तो उस भाव को देखेगा, उस भाव में मजबूती लाएगा। वो 8वां शुभ होगा तो उस भाव की वृद्धि कर देगा, और वो जो 8वां और दूसरे भाव को देख के उस भाव संबंधी जो है उसका जो धन भाव है, जैसे चौथे से 5वां हुआ तो प्रॉपर्टी से आमदनी, इस तरह की चीज बढ़ा देगा। तो इसी तरह ये इनसे भी देखने चाहिए लग्नादि योग। तो मैं नहीं चाहता ये जो है वीडियो व्याख्यान बड़ा हो, इतना ही बहुत है। आगे फिर किसी भी वीडियो नए नए विषय के साथ। परमात्मा शिव एवं भगवती पार्वती आपको सद्बुद्धि प्रदान करें।